आंसर दूंगा संभवतः इस संडे को या फिर जल्दी ही किसी दिन। आइए साथियों, आज हमारे देश में समानता के अधिकार में महिला को समानता देने की बात कही क्यों गई? इसके पीछे का आंसर है ऐतिहासिकता, यानी एक ऐसी ऐतिहासिकता जहां महिलाएं घूंघट प्रथा, सती प्रथा या फिर डायन प्रथा जैसी कुप्रथाओं से बंधी हुई थी। ऐसी स्थितियां जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जा रहा था। उसके पीछे की ऐतिहासिकता भी कुछ हो सकती है। कहते हैं कि पर्दा प्रथा इसलिए अपनाई थी जब विदेशी आक्रांता हमारे देश में आ रहे थे तो घर की गृहिणियों को बचाने के लिए पर्दा प्रथा आई थी। सती प्रथा भी इसलिए आई थी क्योंकि विदेशी जो हैवान आते थे वो महिलाओं पर गंदी नजर रख के आते थे। तमाम प्रकार के एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन हम बात करते हैं देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद। आजादी से पहले जो सामाजिक बुराइयां थी उन्हें हटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल्स डाले, हमारे मूल अधिकार डाले समानता के अधिकार से नाम से। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में समानता के अधिकारों में आर्टिकल 15 और 16 के अंदर समानता की बात की गई, जहां पर यह कहा गया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर राज्य विभेदित नहीं करेगा, लोगों को गलत ट्रीट नहीं करेगा। बड़ा सवाल बना, राज्य अगर अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा तो महिलाओं के लिए बस में अलग सीट क्यों होती है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों होता है? अब तो हमारी संसद के अंदर भी 33% रिजर्वेशन के लिए बिल पास हो चुका है। समानता रही कहां साहब? अब इस बात को समझिए, जब राज्य से यह कहा गया है कि आप समानता की बात करेंगे तो समानता का अर्थ आजादी से पहले वाले स्तर को ही बनाए रखना नहीं था। कहा यह गया था कि महिला और पुरुष को बराबर लेकर आइए। महिला और पुरुष को बराबर लेकर आइए का क्या मतलब था कि अगर आजादी से पहले महिलाओं का जीवन स्तर पुरुषों की तुलना में बिल्कुल गर्त में था तो उसे उठाकर पुरुषों के बराबर लेकर आइए, यानी कि महिला के अधिकारों की बात करिए, महिला को पुरुषों के बराबर अधिकार दीजिए। अर्थात समानता में ही आरक्षण का भाव छिपा था। एग्जैक्टली अगर आपको मालूम हो तो आज हमारे देश के अंदर जो जातिगत आरक्षण है, जो SC ST OBC को दिया गया है, उसके पीछे भी यही कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ेपन का कारण लिया गया है। यानी कि जब समानता लाने की आप बात करते हो तो आजादी से पहले जाओ, जहां पहले इतना डिफरेंस था। अगर आजादी के बाद आपको वाकई में समानता लानी है तो पहले इन्हें बराबर पायदान पर लेकर आओ। बराबर पायदान पर लाने के लिए आपको उन्हें लिफ्ट करना पड़ेगा। यही लिफ्ट करना आरक्षण कहलाता है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया, महिलाओं के हितों की बातें हुई, शिक्षा में, कॉलेज की कट ऑफ में, क्लास के पढ़ाने में, नौकरियों में आरक्षण देकर महिलाओं को वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन शुरू कराया गया। जहां आजादी के पहले महिलाओं का पार्टिसिपेशन नगण्य के पास था, आजादी के बाद आज 75 पूरे साल होने के बावजूद महिलाओं का वर्क में पार्टिसिपेशन 30% तक ही पहुंचा है। अर्थात आज भी हम जेंडर इक्वालिटी की जो बात करते हैं उससे कोसों दूर हैं। वर्क पार्टिसिपेशन में जहां पुरुष 70-75% के आसपास वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाएं 30% के आसपास पार्टिसिपेट कर रही हैं। अर्थात अभी भी इस गैप को पाटने की जरूरत है। लेकिन जब आप इस गैप को पाटते हुए निकलते हैं तो यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस जन्म देती है एक अन्य विवाद को। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप देश के अंदर आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण के विषय पर कहते हैं कि आरक्षण का लाभ पाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो या सामाजिक रूप से पिछड़ा हो। आज समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां किसी बच्चे के फादर IAS हैं, उनके बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, या वो बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि इसको आधार मानकर आप अन्य समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं कर सकते। यही कारण है कि इसमें धीरे धीरे तार्किकता को स्थान देकर क्रीमी लेयर जैसी सुविधाएं या व्यवस्थाएं आरक्षण में लाई गई। ऐसे ही महिलाओं के बीच में जो असमानता थी, उस असमानता को दूर करने के लिए, या महिला पुरुष के बीच जो असमानता थी उसको दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था के बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी हैं। उन साइड प्रोडक्ट से निपटने के लिए ही इस 498A में सुधार की मांग हो रही है। अर्थात यह एक प्रोग्रेसिव कदम काउंट किया जाएगा। इसे यह ना समझा जाए कि इसे महिलाओं के हितों को छीनने वाला काउंट किया जा रहा है। इसका उपयोग महिलाएं भी मानती हैं। आज आपके घर में जो माता बहनें हैं वो भी जानती हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में अगर इस कानून में यह सुविधा और डाल दी जाए कि पुरुषों की भी सुनवाई प्राथमिकता से हो तो यह समानता को और मजबूत करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हुआ इस कानून की वैधानिकता का। अब दूसरा पॉइंट, इस बहस को एक पार्ट खत्म करके अब दूसरे पार्ट पर एंट्री करते हैं।
दूसरा पार्ट है साहब कि आज इस व्यक्ति ने जो कदम उठाया, अतुल के द्वारा जो कदम उठाया गया, क्या यह कदम सही है? देखिए, इस कदम के बारे में सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं इस कदम से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता। और इस वास्ते को मैं इसलिए इनकार करता हूं कि मृत्यु अल्टीमेट विकल्प नहीं है। हमारा देश का संविधान भी आपको जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। अगर कोई मृत्यु का प्रयास करते हुए पाया जाता है तो कानूनी रूप से उसे जीवन छीनने का दोषी माना जाता है और उसे कानून सजा देकर जेल में डालता है। अर्थात जीने का अधिकार आपके पास है, आपका जीवन छीनने का नहीं। हमारे मूल अधिकार में आर्टिकल 21 आपको यह बाध्य करता है कि आप अपने लिए जान नहीं लेंगे। तो मेरी नजर में अतुल सुभाष के द्वारा किया गया यह कृत्य गलत है। अब सवाल बनता है करता क्या? क्योंकि मेरी ही टीम ने आपके इस सेशन में आने से पहले बहुत देर तक मुझसे डिस्कशन किया, और डिस्कशन इस बात का कि सर उस व्यक्ति की मनोदशा देखिए आप, उससे उसकी वाइफ पैसे मांग रही है, उसकी वाइफ उससे उतनी तनख्वाह मांग रही है, उतना पैसा मांग रही है, केस को जौनपुर में किया जा रहा है, वो बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, कैसे वो हर महीने वहां जाएगा? उसका तो यह तक कहना है कि वो उस तनख्वाह से जो टैक्स भरता है, उस टैक्स से सरकार चल रही है, यानी कि न्यायपालिका चल रही है, पुलिस व्यवस्था चल रही है, और वही न्यायपालिका पुलिस व्यवस्था उसके टैक्स का दुरुपयोग करके उसी के खिलाफ फैसला सुना रही है। उसी की तनख्वाह से निकले पैसे से उसकी वाइफ उसको और प्रताड़ित कर रही है। मतलब उसका काम करना उसको न्याय व्यवस्था और पत्नी दोनों से प्रताड़ित करा रहा है। ऐसे में बेहतर है कि वो सुसाइड कर ले। ये उसने चुना। लेकिन इसके विकल्प क्या हो सकते थे? और ये विकल्प, अब आप पूछेंगे वो तो चला गया, अब आप इस बात पर विकल्प की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में लगभग हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है। हमारे देश में हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक विकार से पीड़ित चल रहा है। उसकी लाइफ में पारिवारिक दिक्कतें, जॉब से रिलेटेड दिक्कतें गुजरती हैं। और अगर मैंने आज ये सेशन नहीं किया तो संभव है कि मैं उन विकल्पों की चर्चा करने से चूक जाऊंगा जिन्हें उस व्यक्ति को सुनना जरूरी है, जिसके दिमाग में कुछ इस तरह के ही दकियानूसी ख्याल चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट नंबर 1, इसकी ही केस स्टडी को लेते हैं और इसके अंदर विकल्प तलाशते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति इसमें अपने आप को अतुल सुभाष की जगह पा रहा हो या उसकी पत्नी सिंघानिया की तरफ पा रहा हो। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शादी से पहले पहुंचते हैं। 2019 में इनकी शादी एक मैट्रिमोनी वेबसाइट से होती है। साथियों, हमारे भारतवर्ष में शादी की जो व्यवस्था है, इसको चुना गया था समाज को जोड़ने की व्यवस्था के नाम पर। समाज को दो अच्छे ताने बाने से जोड़कर परिवार और समाज को संगठित करने के लिए, एक परिवार के विकास के लिए शादी को विकल्प के रूप में चुना गया था। दो समाज का मिलन, दो परिवारों के मिलन के रूप में शादी को माना गया था। यदि हम शादी जैसे पवित्र बंधन को इस आंकड़े से नापने लगेंगे कि यह गलत होती है, तो मैं उस पर आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं। आज जितनी भी अरेंज मैरिजेस हैं जिनमें समाज इन्वॉल्व हुआ, जिनमें समाज ने अपनी तरफ से पार्टिसिपेट किया लड़के और लड़की को मिलाने में, जहां हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे बड़े, हमारे अनुज, हमारे भाई बहन थे, जिन्होंने दो परिवारों के मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सभी शादियां जब भी कभी टूटने की कगार पर होती हैं या उनके बीच में कोई भी ग्रजेस या ग्रीवांसेस पैदा होते हैं, तो समाज के वही लोग आपस में मिलकर इन युवक और युवती को, जो विवाहित जीवन जी रहे हैं, इन्हें वापस से मिलाने का प्रयास करती हैं। मैं इसके माध्यम से अरेंज मैरिजेस का ही केवल पक्ष नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अरेंज मैरिजेस बेस्ट होती हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके लाइफ के निर्णय में जब कुछ आपके ही अपने और शामिल हो जाते हैं, तो आप पर बर्डन कम आता है रिश्तों को बरकरार रखने का। अर्थात परिवार के सदस्यों को अधिकतम इन्वॉल्व किया जाए तो शायद रिश्ते मजबूती से चलें। कोई भी अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी पॉइंट का नहीं है। बस हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या, जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, तो डॉक्टर कहते हैं 14 तरीके हैं जिनसे बचोगे तो हार्ट अटैक से बचोगे। ऐसे ही शादी को बचाए रखने के भी कई तरीके होंगे, अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन के भी कई तरीके होंगे, तो उनमें से एक तरीका चर्चा में आया। अब दूसरा आता है, सर हमारा समाज इतना विकसित नहीं है क्योंकि बेटा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन गया, हम जिस समाज में आते हैं वहां पर तो कोई आज तक नौकरी तक नहीं पकड़ा, कैसे हम अपने बच्चे के लिए अच्छी शादी की लड़की ढूंढ लें? ठीक है,
ऐसे में अगर आपको लगता है कि किसी मैट्रिमोनी साइट से या फिर लव मैरिज से, यानी बेटे बेटी की पसंद से आपको शादी करनी है, तो बिल्कुल करिए। बस यहां पर भी जरूर ये अपनाइए कि आप परिवारजनों की सहमति लें। फिर से आपके दिमाग में आएगा, सर आप तो इसका मतलब खाप पंचायत वाले आदमी हो गए। आप थोड़ी देर में यह कहने लगेंगे कि हम तो ऑनर किलिंग करा देंगे यदि बच्चे ने बिना मां बाप के पूछे शादी कर ली। नहीं, अगेन यहां पर एक छोटी सी बात जो आप सबको वैवाहिक जीवन में व्यवहारिक रूप से, मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई समाज शास्त्र की बात कर रहा हूं, आज आपसे कैमरे के बीच बिना किसी कंटेंट के वो बातें कर रहा हूं जो अपने और मेरे बीच, आपके और मेरे बीच की पर्सनल बातें हैं। बस इन पर्सनल बातों पे आप अपनी राय के लिए फ्री हैं। मुझे ये ऑप्शन मिला है तो मैं अपनी राय रखे चला जा रहा हूं। मेरा बस तर्क इतना सा है कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो कि आप मजबूर हो कि कोई विकल्प नहीं है और आपको शादी करनी ही है अपने प्रेमी के साथ, अवश्य करें। परिवार के किसी अन्य सदस्य को इसका स्टेक होल्डर जरूर बनाएं, आपके परिवार से भी और महिला के परिवार से भी, या महिला और पुरुष दोनों अपनी तरफ से तय करें। अब सवाल यह आता है, नहीं सर ऐसे संभव ही नहीं है कि हो पाए। ठीक है, ये चुनौती हो सकती है, लेकिन कन्विंस करना, जब आपने लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से कन्विंस करा लिया, तो समाज के सदस्यों को भी कन्विंस कराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके सामने यह बर्डन हमेशा रहता है कि आप कैसे इन्हें निभा कर चलें। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में लड़के लड़कियों में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शादी से पहले वो एक दूसरे के लिए जो समय निकाल रहे होते हैं, या फिर जो दोनों एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो शादी के बाद रियलिटी में हो नहीं पाता। आटा दाल चीनी इनके भाव के लिए और संतानों की चिंता के लिए व्यक्ति नौकरी करने निकलता है, महिला नौकरी करने निकलती है। ऐसे में दोनों को वो शादी से पहले वाला प्लेजर शादी के बाद संभवतः दिखाई ना दे, और वो वैवाहिक जीवन में आए प्यार की कमी को ही सबसे बड़े तकरार का कारण माने, और यही तकरार उनके जीवन को आगे और सेपरेट करा देता है कि चल शादी से पहले ही अच्छे थे, शादी के बाद तो और मुसीबतें आ गई। अर्थात यहां आपके समाज के ऐसे सदस्य आपसे जुड़े जो कहें कि नहीं बेटा ये फेज ऑफ लाइफ है, यहां से ही शुरू होता है, शादी के 1 साल के बाद चार्म शादी का खत्म होने लगता है, फिर संतानें कहीं ना कहीं आपके उस चार्म को बरकरार रखती हैं। एक साधारण भारतीय परिवार में ऐसे ही चल रहा होता है। फिर एक संतान थोड़ी बड़ी होने लगती है, फिर दूसरी संतान जगह ले लेती है, फिर तीसरी संतान, चौथी संतान, जिनकी जितनी कैपेसिटी संतानें जगह लेती हैं। बाद में पता चलता है कि संतानें ही मां बाप को चुंबक की तरह जोड़कर चल रही हैं, मां बाप आपस में बतिया नहीं रहे, बच्चों की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे एक सुखद भारतीय समाज चल रहा होता है। और यह लंबे समय से परिपाटी चलते चलते 145 करोड़ तक पहुंचा दिए। चलिए साहब तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। सर अगर यह वाला जो पॉइंट था, अब तो उसके हाथ में विकल्प बचा नहीं, उसने तो मैट्रिमोनी साइट से शादी की थी, उसकी शादी हो गई, अब क्या करें? शादी अगर हो भी गई तो शादी के बाद आप अपने परिवारजनों से इस बात को हमेशा साझा करें जो आपके साथ बीत रही है। आप यह ना भूलें कि आप खुद एक बेटे हैं, आप यह ना भूलें कि आप खुद एक बेटी हैं। आप शादी होते ही बाप ना बन जाएं, यह हम सब की एक बहुत बड़ी गलती है। और वो क्या है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में आए हुए सारे बर्डन हमारे हैं, और हमारे इन बर्डन्स को अगर हमने किसी से साझा कर लिया तो मेरा मेल ईगो खत्म हो जाएगा, भाई साहब मेरा मर्द मर जाएगा। नहीं, आपका कोई मर्द नहीं मरने वाला। आप अपने मां बाप के जब चड्डी में घूमते थे तब भी संतान थे, और आज आप सूट बूट में घूमते हैं तब भी संतान है। ऐसे में अपने अधिकार को कि मैं संतान हूं इसे ना छीनें, अर्थात अपने मां बाप से अपने हर कष्ट को बैठकर साझा करें, उनको बताएं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है लाइफ के जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उस फेज से मां बाप भी गुजरे हों, उन्होंने नहीं गुजरा उस समय, तो हो सकता है उन्होंने किसी और को गुजरते देखा हो, वो आपको उस पर राइट एडवाइस दे सकते हैं। सर अतुल के केस में तो उसकी 2019 में शादी हुई थी, वो बेंगलोर में नौकरी करता था। देखो साथियों, इस देश ने कोरोना काल में बहुत से रिश्तों को टूटते देखा है, विशेष रूप से उन रिश्तों को, ये कोरोना काल ही था, 19 में शादी, 20 में कोरोना, 21 के अंदर महिला अपने घर वापस चली गई, 22 के अंदर केस शुरू हो गया। ये जो पूरा टाइम पीरियड आपने अतुल का देखा, ये हमारे देश में बहुत सी शादी टूटने का काल बना था। क्यों? क्योंकि पुरुष जिसको आदत थी घर से बाहर जाके काम करने की, अब वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, या फिर यह कहिए कि वो अपने पत्नी और पति से दोनों लोग समय से ज्यादा मिल रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है। आज आपको भी आपके अच्छे दोस्त के साथ अगर कमरे में बंद करके 24 घंटे छोड़ दिया जाए, जिसके साथ आप चाय की थड़ी पे 5 घंटे बैठे रहते हो, अगर 24 घंटे बंद कर दिया जाए तो हो सकता है वहां पे भी झगड़ा पट्टी कर लो। कोरोना काल में ये जो व्यवस्था विकसित हुई, इसने बहुत से परिवारों को तोड़ा है। लोग एक दूसरे के बारे में जरूरत से ज्यादा जानने लगे। जो नहीं जानने योग्य था कि आप कपड़े कैसे फेंकते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप किस तरह से खुले दिमाग में बात करते हैं, उतनी ज्यादा इंटीमेसी लोगों में आने
आने लगी और ज्यादा चीजें उन लोगों के टूटने का बड़ा कारण बनी। कोरोना के आंकड़े हैं, उठाकर देख लीजिए, उस दौरान बहुत सारे तलाक हुए हैं, उन्हीं का ये शिकार बने थे। अब आते हैं चौथे विकल्प, चौथे पॉइंट की तरफ कि सर ये स्थिति बन गई, वो व्यक्ति ने केस झेल लिया, अब बताइए उसके ऊपर केस लग गया, अब क्या करे, 40,000 रुपए दे कि क्या करे। भाई साहब मरना तो तब भी विकल्प नहीं था, तो क्या विकल्प था? भाई मरना विकल्प नहीं था। आपको अगर मरना आसान विकल्प लग रहा है तो कोर्ट से कहिए कि 498 लगा रखा है आपने, दे दीजिए सजा, 3 साल की सजा है, जाएंगे काटेंगे, कोई तो भला आदमी आएगा जो जमानत पर बाहर निकाल लाएगा। अगर हम गलत नहीं है तो कानून कभी तो हमारी सुनवाई करेगा। अधिकतम 3 साल है, मरने से बेहतर है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, ना जाने कितने लाख हजार योनियों में जाकर आपको इंसानी रूपी जन्म मिला है। आप इसको मृत्यु का समय दिमाग में ला करके अगर निपट जाते हैं तो यह आपकी कायरता का परिचय है, संघर्ष का नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग ब्लैकमेल होते हैं, उन्होंने ब्लैकमेल में अक्सर अपने आप को यही टूटा पाया है कि वो दुनिया के सामने कन्फ्रंट करने को मुश्किल माने और मृत्यु के फंदे को नजदीक लगाना आसान माने। यह आपकी कायरता का परिचय है, आपकी बहादुरी का तो बिल्कुल नहीं। अगर आप में से कोई भी इस तरह की थॉट प्रोसेस वाला आदमी इस दौर में मुझे सुन रहा है तो याद रखिए, आप 1% बहादुरी नहीं दिखाने वाले। यह सोशल मीडिया का दौर है। मरने वाले अतुल सुभाष ने मरने से पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, 1 घंटे 20 मिनट या 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाली। वो डालने के बाद क्यों इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अब सब सुनेंगे और यह बात आगे जाकर क्रांति लाएगी? अगर ऐसा ही था तो इस सोशल मीडिया का उपयोग पहले ही कर लिया होता। आज सोशल मीडिया ने समाज के बहुत से बड़े मुद्दों पर लोगों को सेंसिटाइज किया है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के काल में गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, इन लोगों ने हमेशा व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर मशाल उठाई है, हमेशा व्यवस्था को चैलेंज किया है। आज आपको लगता है कि उस जज ने 5 लाख रुपए मांग लिए, वहां तो जज सुनवाई ही नहीं किया करते थे, लेकिन उनके बीच भी उन्होंने अपनी बातें सुनाई हैं। उस संसद में जाकर गोले फोड़े हैं जहां उनकी एंट्री नहीं थी। यानी कि आपने संघर्ष की जगह सस्ता विकल्प चुना। आप बहादुरी के पात्र बिल्कुल नहीं हैं। और रही बात इसकी कि आपको लगता है कि कोर्ट में इस तरह का दुष्सिस्टम हो रहा है, तो आपको घबराना किस बात से था? आप आते ना सोशल मीडिया पर, आए आप फाइनल मीडिया में, आप आकर चाहे आपको 2 ही लोग सुन रहे होते, आप अपनी बात तो रखते। क्या पता आपको इस बात के लिए सलाह देने वाला कोई मिलता, हो सकता है फैमिली काउंसलर कोई मिलता। आज जिस समाज को मैं कह रहा था कि आपके बीच में सुलह कराने का समाज उपलब्ध हो सकता है कि आपकी इस परेशानी को सोशल मीडिया पर सुनकर कोई आपको सही सलाह देने वाला व्यक्ति सही समय पर मिल जाता। हो सकता है सरकार की ही कोई एजेंसी, हो सकता है महिला आयोग, हो सकता है कि पुरुषों के लिए काम करने वाला कोई एनजीओ, वो आके आपके साथ मिलता और कहता कि भाई साहब इसकी सलाह है, बैठकर समझाइश करेंगे, हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन निकल पाता। मरना अल्टीमेटली विकल्प नहीं है। यह कायरों का ही प्रमाण है कि वो इस मौत को आसान बनाते हैं, मौत को आसान पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अतुल सुभाष के लिए जस्टिस मांगना मेरा इसलिए कर्तव्य बनता है कि वो व्यवस्था से हार गए। आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बन गई कि उन्हें न्याय के लिए न्याय पाना मुश्किल लगा, मृत्यु को गले लगाना आसान लगा। लेकिन मैं ये जो आपसे कड़वे शब्द फिलहाल बोल रहा हूं, इनके पीछे का मात्र इतना सा कहना है कि आप सब मजबूत बनिए, इस मां भारती के श्रेष्ठ लाल बनिए, व्यवस्था से लड़िए, व्यवस्था को बदलिए, व्यवस्था को अपने पक्ष में लाइए। अगर आप सही हैं तो सारी व्यवस्था आपके साथ होगी। इस देश में सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, वो ईश्वर आपके पक्ष में अवश्य आएगा। अपने पक्ष को रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि साहब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अच्छा कोई बात नहीं, आप नौकरी छोड़कर मरने से तो अच्छा है ना, बेरोजगार रह लेते, जाकर डल जाते कोर्ट में कि लीजिए साहब नौकरी छोड़ दिया, सब काम खत्म हो गया, ले लीजिए एलुमनी ले लीजिए मुझसे, आप मेरे पास पैसे नहीं है, जेल में डाल दीजिए। बोलिए तो क्या कीजिएगा? कुल जमा अर्थ यह है मेरे प्यारे साथियों, मरना एक अच्छा विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों को महिलाओं को केवल यह समझ करके ट्रीट करना कि महिलाएं हमेशा समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं या महिलाओं की वजह से ही सारे संघर्ष हैं, मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहूंगा, आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की ना जाने कितनी महिलाएं ड्योरी केसेस के चलते बर्बाद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, ड्योरी के अलावा भी आपके साथ साथ महिलाओं के केस में जितनी भी प्रकार की असमानताएं समाज में इस समय व्याप्त हैं, वो आपको दिखाई देती हैं। अगर दिखती हैं तो आप समझिए कि आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी आज इस तरह के भारत में रह रही हैं कि आप उन्हें खुद से
अकेले जाने में, अकेले भेजने में डर रहे हैं। अर्थात समाज में जिस तरह से आज हम पुरुषों के लिए रुदन कर रहे हैं, रिवर्स सोचिए कि हमने एक ऐसा ही समाज बनाया है जहां महिलाएं हमारे बीच में भी सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी पुरुष की तरक्की के पीछे उठाकर देखते हैं, यह बात केवल कहने की नहीं है, यह बात सत्य है। आज आप अपनी पत्नी को नहीं, अपनी माताजी को देखिए, क्योंकि पुरुष अपनी माता को श्रेष्ठ मानकर चल रहा होता है। उन्हें देखिए कि आपके पिताजी की तरक्की में आपकी माताजी का क्या कंट्रीब्यूशन है। पिताजी का ऑफिस जाना, तौलिए को बेड पर पड़े छोड़कर चले जाना, ऑफिस से वापस आना, इस बीच में माताजी के द्वारा आपको संभालना, आपके रिश्तेदारों को संभालना, आपके लिए गर्म खाना बनाकर रखना, आपके परेशान होने पर आपकी केयर करना, यह काम एक महिला ही कर रही थी। वो महिला माता के रूप में थी, वो महिला पत्नी के रूप में थी, वो महिला बेटी के रूप में थी, वो महिला बहन के रूप में थी। वो हमेशा पुरुष के लिए, पुरुष के पीछे खड़ी थी। हमेशा पुरुष ने अपने आप को अपनी मां के लिए, बहन के लिए, भाई बेटी के लिए हमेशा खुद को एक लीडर और संरक्षक के रूप में पाया है। लेकिन वो ये भूल गया है कि वो उससे नफरत भी साथ साथ करने लगा है। नहीं, आज हमारे समाज में यह आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि महिलाओं के लिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। साथियों, मुझे कोई जेंडर इक्वालिटी पे भाषण नहीं देना है, बस मैं आपको केवल इतनी सी बात याद दिला रहा हूं कि एक घटना आपके दिमाग को झकझोरे सही है, लेकिन केवल आप यह कहें कि ताली एक हाथ से बज रही है, वो भी उतना ही गलत है। निश्चित ही अतुल सुभाष को न्याय मिले, उसकी वजह से संसद के अंदर 498A को सही करने की मांग उठे, यह हम सब की जरूरत है। हम सब इस मामले में लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में आपकी माता, बहनों और पड़ोसी में महिलाओं को सबको सम्मान दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी राय के लिए, जैसे मैंने अपनी राय रखी, आपके लिए भी यह प्लेटफॉर्म खुला है, अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए